स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी दिल्ली स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी। बाजार में कल हमने थोड़ी सी रिलीफ रैली देखी 3 दिनों की कमजोरी के बाद, और आज भी हम देख रहे हैं कि हल्के से गेंस के साथ बाजार टिकने की कोशिश कर रहे हैं ऊपरी स्तरों पर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लौट के नहीं आ रहा बाजार में। निफ्टी बैंक से आज सपोर्ट है, करीब करीब 200 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, आधे % के आसपास की मजबूती वहां से है। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स की अगर आप चाल देखेंगे तो मामूली से गेन से 0.1% के हल्की सी तेजी निफ्टी में है और हल्की तेजी सेंसेक्स में भी है। अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो सिप्ला, एसबीआई, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, ये वो शेयर हैं जो बाजार को सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। और अगर हम प्रेशर बनाने वाले शेयरों की बात करें तो हालांकि एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा कमजोरी हो, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेज हम देख रहे हैं कि इनके एफपीओ लाने के कुछ प्लान्स हैं पूंजी जुटाने के लिए, और आईटीसी में भी थोड़ी नरमी है। इंडसइंड बैंक, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम आधे से लेके 0.25% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। लेकिन आज बाजार में अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे तो वहां से खराब संकेत नहीं है। ज्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 का है। हर 2 बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 1 गिरने वाला शेयर है। 1309 शेयर है इस वक्त निफ्टी पर, एनएसई पर हरे निशान में, और उसके मुकाबले 653 शेयर लाल निशान के साथ कारोबार। तो कल है इस सीरीज की एक्सपायरी, और एक्सपायरी से पहले बाजार में हम थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी देखेंगे और बाजार कहीं न कहीं अपनी दिशा तलाश करने की भी कोशिश करेगा। इस शो में अगले 1 घंटे में हम आपके सभी सवालों के जवाब लेंगे और अपने एक्सपर्ट्स की मदद भी लेंगे। और हमारा फोन नंबर है 9163291008। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप रिटेलर स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पर के जरिए भी अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान शर्मिला जोशी और एंजल वन की स्नेहा सेठ। शर्मिला जी और स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि कल है बहुत ही क्रूशियल एक्सपायरी नवंबर सीरीज की, और उसके पहले हमने देखा स्नेहा कि बाजार दायरे से निकल नहीं पा रहा है और उसकी कोशिश भी नहीं दिख रही है। आप ये बताइए कि आज का दिन कैसा पैन आउट होगा, क्या रेंज आप देख रही हैं और कहां पर क्लोजिंग होगी, और कल तक के लिए ट्रेड क्या सुझाएंगे आप इंडेक्स की बात करें तो? गुड मॉर्निंग। अगर आप इंडेक्स देखें तो काफी रेंज बाउंड हो गया आपका। अगर आप देखें तो कल के दिन थोड़ी रिकवरी दिखी है, और उस रिकवरी में हमने काफी अच्छी राइटिंग देखी है 18,200 के पुट में, जिसके कारण जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये सीरीज था वो शिफ्ट होकर अभी 18,200 पे आ गया। तो दैट इज अ वन पॉजिटिव साइन। इनफैक्ट एफआईसी भी अगर आप कल की डेटा देखें तो उनकी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, विच इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। अभी के लिए मेरा मानना है कि जिस तरह की 18,300 में बिल्डअप है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 18,300 जब भी हम क्रॉस करते हैं तो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल जाएगी। और जो रिसेंटली जो हमने हाई देखा था अराउंड 18,400 लेवल्स, वो लेवल्स के ऊपर भी जाते हुए इंडेक्स देखने को मिल सकता है। बैंकिंग इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है। बैंकिंग इंडेक्स में अभी 42,400 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर कोई भी डिप्स आती है बैंकिंग इंडेक्स में स्पेशली, तो आप वहां पे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओवरऑल बायसनेस पॉजिटिव है, पर थोड़ा सा समय लग सकता है। 18,300 का लेवल इज एन इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर। ऑल राइट, तो ये राय आपको मार्केट पर इस वक्त दे दी गई है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका हम पहले आपको बता चुके हैं। सोशल मीडिया हैंडल भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे तरीके, उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस बीच पटियाला से विनोद गर्ग जी का सवाल, विनोद गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। विनोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरे पास 10,000 शेयर प्राइम सिक्योरिटी के 105 रुपए की एवरेज पर लिए है। ओके, और भी कोई दूसरा प्रश्न है आपका? बंधन बैंक का मेरे पास, वो 278 पर। ओके, ठीक है, 278 पर, ठीक है। तो ये कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं आप विनोद जी? मैं कर सकता हूँ 2-3 साल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
शर्मिला, पहले तो बंधन बैंक पर आप सलाह दीजिए। 3000 शेयर्स 278 के भाव पर लिया, 277 278 के आसपास है इनकी बाइंग प्राइस, और समय दे सकते हैं स्टॉक को। बंधन बैंक में करीब 2 से 3 साल का समय इस स्टॉक में दे सकते हैं। अभी तो फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बंधन बैंक क्या सही लग रहा है आपको होल्ड करने के लिए, या फिर दूसरे किसी बैंक में स्विच करने की राय देंगी? दूसरा कोई स्टॉक सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि राय तो यही रहेगी कि दूसरे बैंकिंग स्टॉक में वो शिफ्ट करें, क्योंकि विदाउट डाउट आज अगर एक फेवर्ड सेक्टर है तो वो बैंकिंग है। अ, उस लिहाज से वो स्विच करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर उनको बंधन बैंक में भी बने रहना है तो भी वो रह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे और चीजें वहां पर थोड़ी सुधरती हुई, तो यहाँ पर उनका वेट थोड़ा ज्यादा रह सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ से उनको ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। बट यस, आई थिंक कि ये क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, तो उस लिहाज से वो स्विच करने का भी सोच सकते हैं। आई थिंक आप जो दिग्गज बैंक है उनके साथ भी रहे तो भी आपको अच्छी यहाँ से बढ़त मिल सकती है, स्टॉक्स लाइक एन SBI और HDFC बैंक और इवन स्टॉक्स लाइक दैट। बट यस, आई डू थिंक कि बंधन बैंक में चीजें सुधर रही है, तो यहाँ पर भी वो बने रह सकते। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको बंधन बैंक में दे दी गई है। एक और सवाल इनका आया था प्राइम सिक्योरिटी पे। वैसे तो इसका कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो केवल 315 करोड़ का ही मार्केट कैप है। बट स्नेहा, क्या इस स्टॉक को आप ट्रैक करती है? प्राइम सिक्योरिटीज को 105 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था, उससे हल्का नीचे, इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। सजेस्ट करिए क्या करें प्राइम सिक्योरिटीज में? अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट काफी समय से ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। अपसाइड में 127.30 130 ये जोन, और नीचे में अगर आप देखें तो अराउंड 85 से 90 के जोन के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो ये एक रेंज है। तो आई थिंक जब तक इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई व्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। अगर नीचे में अगर आपको जब तक ये एटलीस्ट 85 को रिस्पेक्ट कर रहा है, आप होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में जब भी ये क्रॉस होता है 130 131 ये जोन, तब इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 85। ठीक है, 85 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ प्राइम सिक्योरिटीज को होल्ड करने की सलाह है। दिल्ली से MK भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भटनागर जी नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर, सवाल पूछे अपना। मैंने कावेरी सीड लिए थे अबाउट 1 ईयर बैक। 100 शेयर आपके पास है 605 रुपए के भाव पर, करेक्ट? हाँ जी, 605 के भाव पे 100 शेयर हैं, इसके लिए क्या करना है? ठीक है, 505 रुपए के आसपास है, यानी प्रति शेयर 100 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है इस शेयर में। और स्नेहा, हमने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी है कावेरी सीड्स के शेयर में। आप ये बताइए कि इस लेवल से आगे की चाल आपको कैसी दिख रही है और क्या सलाह देंगे आप? अगर आप देखिए तो एक अच्छी मूव आई है, इसमें रिकवरी काफी स्ट्रांग आई है। हालांकि अगर आप हाई देखें तो दैट इज वेरी मच नियर दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तो वो एक रेजिस्टेंस है। बट आई थिंक अगर आज का हाई क्रॉस होता है, दैट इज 510 509 क्रॉस होता है, तो इसमें थोड़ी अपसाइड और आ जाएगी। और जिस तरह के उसके वॉल्यूम्स है रिसेंट के, आई थिंक यहाँ से अपसाइड मूव पॉसिबल है, which can bring it towards say initially आप expect कर सकते हो अराउंड 540 545, और फिर अगर उसमें से और तेजी आती है वो लेवल्स के ऊपर तो 587 585 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो इमीडिएटली एक स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 487 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। आई थिंक इसमें पॉसिबिलिटी है करके कि उनके बाइंग लेवल के आसपास वो आ सकता है, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। ये राय आपको दी गई है स्टॉक पर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और ये व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है। मध्य प्रदेश से हरीश जी का सवाल है, और माफ कीजिएगा, टाटा पावर पर सवाल आया है व्हाट्सएप से। चलिए, हमारे साथ लाइव दर्शक भी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। हरीश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है इनका?
मैंने पेटीएम के लिए थे शेयर, जो मुझे आईपीओ में मुझे मिले थे शेयर। ओके। हेलो, उसमें मैम मेरे जो शेयर 10 शेयर लिए थे 2150 जी में। नुकसान तो काफी हो रहा होगा आपको हरीश जी। भयंकर नुकसान हो रहा है मैम। इसका कैसे, इसको शॉर्टफॉल इसका कैसे कवर करूं, आप इसका थोड़ा सा मुझे बताइए, किस तरीके से इसको बैकअप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हरीश जी, ये आप ही की समस्या नहीं है, आपके जैसे काफ़ी सारे रिटेल निवेशक, काफ़ी सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं, एक तरीके से परेशान है, जो नुकसान इनको इस वक्त हो रहा है पेटीएम में। और पेटीएम में हाल फिलहाल में एंकर लॉकिंग भी खत्म हुआ 14 नवंबर को, उसके बाद भी एक शार्प फॉल हमने देखा। और इसके अलावा मैक्वारी की भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है और उनका कहना है कि अंबानी इस फोरे में जो एंट्री लेने जा रही है स्पेस में, वो भी एक बड़ा खतरा पेटीएम के लिए बताया जा रहा है। तो पेटीएम में लगातार एक गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है काफी सारी वजहों की वजह से। शर्मिला, आप क्या सजेस्ट करेंगे हरीश जी को? आप नुकसान तो भारी हो रहा है, भारी घाटा इनको झेलना पड़ रहा है, क्या करना चाहिए जिससे इनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके? कुछ स्पेसिफिक स्टॉक सेक्टर आप इनको सिलेक्ट करेंगी, क्या करें पेटीएम में? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से कि जैसे आपने अभी आउटलाइन किया, काफी दिक्कतें हैं स्टॉक में। और अगर आप देखें इन सभी शेयरों में जहां पर जो लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ और सेलिंग आई है, और उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें गलत गई है। पेटीएम के लिए नतीजे भी इतने खास नहीं रहे हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स जो आउटलुक था वो भी दे आर नॉट डिलीवर्ड ऑन दैट। तो मेरे हिसाब से एक बार उनको लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अगर आप सेक्टर मुझे पूछेंगे तो फॉर मी द सेक्टर जस्ट नाउ इज बैंकिंग। लेकिन इस तरह के सेक्टर में और एक फ्रंटलाइन स्टॉक में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बैंक है, वहां पर आपको अपना निवेश शिफ्ट करने की सलाह दी जा रही है, थोड़ा सा दिल कड़ा करके, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी पेटीएम को बेचने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नज़र नहीं आ रही है और लगातार इस शेयर में प्रेशर बना हुआ है। बड़े निवेशकों के निकलने के बाद से और ज़्यादा बिकवाली हुई है इस काउंटर में। खैर, आगे बढ़ेंगे और कानपुर से सर्वेश का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है टाटा पावर के 500 शेयर 60 रुपये के भाव पर। 60 वाला शेयर इनके भाव के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी है, 221 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन शर्मिला जी, आपसे समझना चाहेंगी कि जिन ट्रिगर्स के चलते टाटा पावर चला था, रिन्यूएबल वाला ट्रिगर था, चार्जिंग स्टेशन वाला ट्रिगर था, ये सारे ट्रिगर मिलकर शेयर को हमने देखा था कि 300 रुपये तक गए थे। और उस वक्त पूरा का पूरा जो पावर स्पेस था वो बजिंग था, बुल रन में था। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो एक लंबी तेज़ी हमने देखी पावर स्टॉक्स में, वो फिलहाल के लिए रुक गई है, थोड़े होल्ड पे है, और सर्वेश अभी बने रहे, या फिर आप चूंकि इतने आकर्षक भाव पर उन्होंने शेयर लिए हैं, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें? मेरे हिसाब से कि जैसे कि आपने कहा कि जो ट्रिगर्स पॉजिटिव है टाटा पावर के लिए, वो अभी भी ट्रिगर्स है, वेदर इट इज रिन्यूएबल एनर्जी, वेदर इट इज चार्जिंग स्टेशन। और उसके साथ साथ अगर आप ये भी देखेंगे कि पावर फेस में इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट और अदर थिंग्स कौन सा एक बेहतर स्टॉक नजर आता है, तो मेरे हिसाब से वो टाटा पावर ही है। उनको काफी फायदा भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे लिया है। तो अनलेस ही वांट्स टू बुक प्रॉफिट फॉर सम रीजन, मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। आई थिंक ये जो नियर टर्म हम थोड़ा बहुत मायूसी स्टॉक में देख रहे हैं, दैट इज टू डू विद क्वार्टर रिजल्ट्स। और जब जैसे कि आपने कहा ना कि एक समय था कि पावर स्टॉक्स वर द फ्लेवर, तो उस तरह का मार्केट होगा तो फिर से इसमें रैली आएगी, तब वो सोच सकते हैं इसको एग्जिट करने का। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से बने रहे। ठीक है, तो बने रहना चाहिए आपको टाटा पावर में। आपको ऑलरेडी मुनाफा अच्छा हो रहा है और यहाँ पर और भी रैली दिख सकती है और भी मुनाफा हो सकता है, तो उसके लिए आप बने रह सकते हैं टाटा पावर पर। चलिए, अब अगला सवाल हमें नासिक से आया है संजय जी का। बीएफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिया हुआ है 1705 शेयर्स 385 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। इस वक्त अगर देखेंगे तो 280 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन इनकी जो खरीदारी है, ओके, ये हमारे साथ फोन लाइन के जरिए भी जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, बीएफ इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछा है आपने, सवाल आपका हमें मिला, कितना समय दे सकते हैं आप इस स्टॉक को? मैडम अभी ज्यादा 6 महीना दे सकता हूँ मैडम। ओके, ठीक है,
तो नुकसान काफी हो रहा है और ऐसा लग रहा है आपने काफी ऊपरी स्तर पर लिया है, काफी पहले की खरीद लग रही है, क्योंकि वो लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे और काफी समय से स्टॉक में ज्यादा कुछ एक्शन भी नजर नहीं आया है। स्नेहा, आप 6 महीने का समय और दे सकते हैं बीएफ इन्वेस्टमेंट में, ये क्या कुछ लग रहा है आपको, रिकवरी कुछ दिख रही है प्राइस में, कुछ घाटा इनका जिससे जो भी घाटा इनको हो रहा है उसका इनको भरपाई हो सके, ऐसा कुछ नजर आ रहा है चार्ट्स पर आपको? अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मुझे इतना कोई अपीलिंग नहीं लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे बेटर होगा कि आप एग्जिट करें, वही बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा अभी के लिए। ठीक है, बीएफ इन्वेस्टमेंट को लेकर ये व्यू। दिल्ली से पवन जी को फोन लाइन पर जोड़ेंगे। पवन जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? सर ग्लैंड फार्मा के शेयर है, 105 शेयर है, 1900 के बंग है, शॉर्ट टर्म का व्यू है। 1900 का आपका भाव है, राइट? यस सर। ठीक है, हम करेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शायद थोड़ी सी गलत मिली थी हमें। और 1700 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है 1900 वाला शेयर। लगातार हमने इसमें कमजोरी देखी है और ये शेयर 52 वीक के निचले स्तरों के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आए थे। फार्मा में चैलेंजेस भी थे। शर्मिला जी, ग्लैंड फार्मा यहाँ से क्या व्यू है आपका और क्या लगता है कि आगे स्थिति सुधरेगी और अभी निवेशित रहने में समझदारी है या फिर कहीं और स्विच कर लें? जो सलाह आपकी फ्रंटलाइन बैंकिंग के लिए है, क्या वही सलाह फार्मा पे भी अप्लाई होगी? वेल नॉट फॉर दिस स्टॉक, और शायद उनको एक शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए, सो इट माइट बी बेटर टू टेक अ चार्ट व्यू, और मेरे हिसाब से तो इनको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे खास नहीं थे और उसके साथ साथ थोड़े कंसर्न्स भी थे कि जो चाइनीज इन्वेस्टर है वो डिस्ट्रेस सेल कर सकता है, तो उस पर उस न्यूज के चलते भी स्टॉक पर काफी प्रेशर आया था। सो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म का भी इसमें कोई व्यू नहीं है, लेकिन उनको एक चार्टिकल व्यू चाहिए। शॉर्ट टर्म था तो आई थिंक इट माइट बी बेटर टू टेक अ चार्टिकल व्यू। डेफिनेटली। ठीक है, स्नेहा जी आपसे भी समझना चाहेंगे। देखिए लगातार ये एक फॉलिंग चैनल में है ये शेयर ग्लैंड फार्मा का। 1700 रुपए के आसपास तो आ गया 1900 वाला शेयर जो इनका खरीद भाव है। अभी आपको इस पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है या फिर अभी चैलेंजेस बने रहेंगे? यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसेंटली अगर आप देखें तो 1700 के आसपास एक सपोर्ट जरूर है, 1680 के आसपास। बट आई थिंक जिस तरह के वो करेक्शन है तो वो थमना आई डोंट थिंक करके कि इतना ज्यादा यहाँ पे वेट करना चाहिए। वो होप से भी करके कि यहाँ से रिबाउंड होएगा, क्योंकि कहीं भी कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई रिकवरी आएगी। इनफैक्ट जो अभी रिसेंट का करेक्शन है उसमें भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो दैट द बेस्ट थिंग करके कि रहेगा कि आप इसमें एग्जिट कर लें और कोई और काउंटर्स में शिफ्ट करें। ठीक है, ग्लैंड फार्मा पर ये व्यू। निकलने की सलाह यहां से दी जा रही है। करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। और इस सेगमेंट में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी में निवेश से जुड़ी कुछ बारीकियां, एक खास टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल रिसर्च लेकर। विश्वमोहन बताइए आज का टॉपिक क्या है? आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज GM टेक्नोलॉजी हमने चुना है, एक जेनेटिक मॉडिफाइड इंजीनियरिंग हम जिसे बोलते हैं, जिससे प्लांट के आप DNA में बदलाव करके आप एक प्लांट नई तरह के तकनीक के साथ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स को बनाते हैं। तो अब लेकिन अब दबाव ये है कि दुनिया में कई सारे कंट्री, US, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोप की कई सारी कंट्रीज, वहाँ पर तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारत में कई दशकों से इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पा रही है। GM टेक्नोलॉजी के जरिए एक तो अच्छी बात यह है कि उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। साथ ही ये सीड्स इतने बढ़िया होते हैं कि कीट अटैक, रोग, खरपतवार जैसी जितने भी नुकसान जिससे फसलों को होता है वो ये उससे रेजिस्टेंस होते हैं, इसको रोकने में मदद मिलती है इन सीड्स को। तो एक इसका फायदा है। भारत में खेती को अगर ग्लोबल स्तर पर आपको लेकर जाना है तो डेफिनेटली आपको इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर उनको सबके अगर आपको पेट भरना है इतने बड़े जनसंख्या को, तो डेफिनेटली आपको GM सीड्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब क्यों है जरूरी?
इसके लिए यह है कि एक तो आपका जो यील्ड का जो लेवल है वो ग्लोबल लेवल से 50% से भी कम है। यील्ड हम दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम करते हैं, लेकिन इसमें भी एक अलग अलग बातें आती है, हेल्थ को इश्यूज आते हैं, लेकिन हेल्थ जितनी भी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं वहाँ पे इस तरह के कोई भी इश्यूज अभी तक नहीं आए हैं, नहीं कोई साइंटिफिक किसी ने ऐसा प्रमाणित किया है। भारत के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1980s के दशक से इस पर शोध चल रहा है, लेकिन अभी भी इसकी मंजूरी नहीं मिल गई है। बीटी ब्रिंजल का आपने नाम सुना होगा, बीटी ब्रिंजल को लेकर यहाँ पे मंजूरी दी गई थी, उसका इस्तेमाल बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन भारत नहीं कर रहा है और बांग्लादेश इसका पूरा फायदा उठा रहा है और भरपूर उत्पादन उस वजह से हो रहा है। और एक और तथ्य ये भी है कि हम जितने भी इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो सोया हो, कॉटन सीड ऑयल हो या कैनोला ऑयल हो, सब जीएम सीड से बने होते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। रिफाइंड एडिबल ऑयल में 70% तक हम जीएम सीड्स वाले रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और हर जगह मिक्सिंग करके खाने का तेल चाहे वो पीडीएस के जरिए हो या शॉप्स के जरिए हो बेचे जा रहे हैं, लेकिन हम अपने यहाँ उसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। एक और तथ्य आपको बता दें कि केलॉग्स जैसी बड़ी कंपनियां से हम यहाँ पे जीएम ड्रिवन वो केलॉग्स के जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होते हैं या फिर रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स जितने भी प्रोडक्ट आप बड़े बड़े स्टोर्स में देख रहे हैं, वो भी जीएम सीड से बने हुए, जीएम क्रॉप से बने हुए हैं, लेकिन हम इंपोर्ट तो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। या कोई भी ट्रैवलर अगर यूएस जा रहा है या एनआरआईज वहाँ पे रह रहे हैं, वो इसे पूरी तरह से जीएम क्रॉप्स की फसलों को, उत्पादों को वहाँ पर सेवन कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा। तो ये एक अलग तरह का विरोधाभास है और जितने भी यहाँ पर हेल्थ को लेकर जो एनजीओज वगैरह इश्यूज किए गए हैं, उसको लेकर अभी तक कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी विरोधाभास है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन ये जानकारी देने के लिए। तो जीएम टेक्नोलॉजी, इसके बारे में ये जानकारी हमने आपको बताई, क्यों है ज़रूरी, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये एक डिटेल एनालिसिस करके हमने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पुणे से दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़े इस वक्त फोन लाइन के जरिए। प्रकाश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, मेरे पास टाटा एलेक्सी के शेयर थे 500 रुपए के भाव से लिए हुए हैं, तो बीच में 10,000 भी हो गया था, अभी नीचे आ रहा, क्या करूँ उसके? हेलो, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, 500 के भाव पर आपने ये यहाँ पर एंट्री की थी। काफ़ी अच्छा समय था एंट्री करने के लिए और उसके बाद देखिए लगातार आपको फायदा भी मिल रहा है। और जैसा कि आपने राइटली पॉइंट किया कि पिछले कुछ समय से स्टॉक नीचे भी आ रहा है, तो आपका मुनाफे में भी थोड़ी कमी आ रही होगी। शर्मिला, आपसे राय लेना चाहेंगे। टाटा एलेक्सी काफ़ी शानदार गेन हो रहा है, अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली थी, लेकिन अब मुनाफा बुक करके स्टॉक से निकल जाना चाहिए या फिर घबराने की बात नहीं है, बने रहना चाहिए स्टॉक में? तो जैसे कि उन्होंने कहा कि स्टॉक का प्रदर्शन बहुत अच्छा था इन द नियर टर्म, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनके नतीजे बहुत बेहतर आ रहे थे। लेकिन इस क्वार्टर शायद काफी लंबे समय के बाद उम्मीद पर नहीं उतरे उनके नतीजे, और थोड़े खराब ही, इट वाज नॉट व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग, और खराब ही माना इन मार्केट ने उन नतीजों को, और वहां से हमने देखा कि एक काफी शार्प गिरावट स्टॉक में आई। उसके साथ साथ एक डेफिनेटली पूरे आईटी सेक्टर पर ये प्रेशर है कि किस तरह की से चीजें डेवलप होगी यूएस में, और वो हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स पैन आउट होंगे और कहाँ सच में क्या वहां पर रिसेशन आएगा। क्योंकि उस तरह की अगर चीज होती है तो आईटी एज अ स्पेस विल बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई बात ना ही कोई फ्रंटलाइन आईटी के कंपनी के नतीजों में इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विन्स वगैरह अभी तक नजर आई है। तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए और फिलहाल का टारगेट 7,500 रखना चाहिए, और उसके बाद इस स्टॉक को जरूर रिविजिट करें और देखें कि किस तरह से चीजें है इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और वहां से स्टॉक में बने रहना है आगे या नहीं ये तय करें। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए बने रहे। ठीक है, टाटा एलेक्सी को लेकर ये व्यू। लेकिन अब जोधपुर से सवाल लेंगे मोहन सिंह जी का। इनका व्हाट्सएप के जरिए सवाल आए हैं। यूको बैंक के हैं 900 शेयर 11 रुपए के भाव पर। यूको बैंक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, अगर हम इस साल की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि 50 से 60% के आसपास की तेज़ी आ गई है, और पिछले महीने भर से इन शेयरों में एक तरह से आग लगी हुई है। जो मिड कैप वाली बैंक हैं, 20 रुपये के ऊपर चला गया था। हालांकि आज थोड़ा सा प्रेशर है, और इस प्रेशर को लेकर 18 स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने आपको कल ही आगाह भी किया था
पहले सुनते हैं कि निकुंज ने क्या कहा था, उसके बाद इस पर हम शर्मिला जी की भी राय लेंगे। तो ये जो छोटे PSU बैंक्स है, सरकारी बैंक्स है, इनके अंदर अचानक दिवाली का माहौल हो रहा है। तो आपको ये पूछना चाहिए साहब इनमें क्या हो गया है। यहाँ पर एक खतरे की घंटी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, तो मेरे हिसाब से इन छोटे एकदम डाउन द लाइन PSU बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए। और मैं बुनियादी कारण आपको बताता हूँ। इन PSU बैंक्स में ना तो बड़ा मार्केट शेयर गेन आ रहा है, ना इनके अंदर बड़ा कासा का गेन आ रहा है, ना इनके अंदर ऐसा कोई बहुत इंक्रीमेंटल ग्रोथ देख रहे हैं। इनके अंदर जो तेज़ी आ रही है उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि मार्केट्स इस समय बैंक्स में एक प्रकार की री-रेटिंग हुई है, और जो जॉनी कम लेटली क्राउड होता है, जिससे हम कहते हैं फोमो क्राउड कहते हैं, जिनको लगता है कि ट्रेन और बस हमसे छूट गई है, वह इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है शर्मिला जी, निकुंज ने बिल्कुल सही चीज़ पॉइंट आउट की। मार्केट शेयर गेन नहीं आ रहा है, कासा का गेन नहीं आ रहा है, और ये चले नहीं थे बैंकिंग के बारे में जब चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अब ये इसमें फॉलोअप बाइंग हम इन स्टॉक्स में देख रहे हैं। आज देखिए थोड़ा सा नीचे आया भी है यूको बैंक का शेयर। आपको क्या लगता है कि यहाँ से स्टीम अभी बाकी है या तेज़ी बहुत हो गई और मोहन सिंह जी को ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है, उसको समेट लेना चाहिए अब? हाँ, मेरे हिसाब से पार्शली तो प्रॉफिट बुक करने ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी आपकी चर्चा चल रही कि अगर आप हिस्टोरिकली भी इन स्टॉक्स को देखें कि जब पूरे बैंकिंग के लिए समय अच्छा था, और इफ यू इवन सी 5-6 साल का एक्सपीरियंस, तो ये जो स्टॉक्स है जिनको हम स्मॉलर PSU बैंक्स कह सकते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया ही है। तो आई थिंक कि अगर आपको PSU बैंक्स में इन्वेस्टेड रहना भी है, तो अभी आई थिंक जो लार्जर PSUs है उनमें आप इन्वेस्टेड रहे, स्टॉक्स लाइक स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के स्टॉक्स में। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको कॉशियस बनना चाहिए, खास करके देखिए जो सबसे बड़ा दो बड़े सबसे आर्ग्यूमेंट होते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। एक तो जैसे कि ये हम देख ही रहे रिजल्ट्स में कि जो NPS का खतरा है वो धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि दूर हो रहा है, और कोई इस तरह के बड़े शॉक्स अभी सिस्टम में नजर नहीं आ रहे जिससे ये पूरा पिक्चर डिस्टर्ब हो, और उस लिहाज से वो इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत सभी स्टॉक्स के रिजल्ट्स में हमने देखी है। दूसरी चीज ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से वो उनके बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक यूको बैंक का सवाल है वो कैचअप हो गया है इन टर्म्स ऑफ वेयर दे वर ट्रेडिंग फ्रॉम देयर बुक वैल्यू, और उसके साथ साथ मार्केट में नतीजों को भी ठीक ठाक रिवॉर्ड किया है। तो वो एक जो पॉजिटिव था वो इट हैज सॉर्ट ऑफ प्लेड आउट इन यूको बैंक्स केस, इसलिए मैं मेरी राय में पार्शली तो प्रॉफिट्स इसमें उनको बुक करने चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपको सरकारी बैंकों में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और कंपनी पर फोकस करते हैं। वेदांता है आज फोकस में, और कंपनी ने तीसरे अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। अब इससे जुड़ी बारीकी और इससे जुड़े कुछ और भी डिटेल्स से समझ लेते हैं, और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल मीटिंग हुई थी और उसमें कंपनी ने थर्ड इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है 17.5 रुपीज़ पर शेयर का। करंट मार्केट प्राइसेस से कंपेयर करें तो ये 5.6% का डिविडेंड यील्ड होता है, जो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट FY23 ने कंपनी ने टोटल 68.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कंपनी ने FY22 में 45 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा है। याद रखें, कंपनी ने डी लिस्टिंग की ऑफर दी थी अक्टूबर 2020 में, जहां पर डी लिस्टिंग प्राइस अराउंड 87.5 रुपीज़ के आसपास थी। तब से अब तक कंपनी ने 133 रुपीज़ पर शेयर का टोटल डिविडेंड दिया है। और याद रखें, स्टॉक तभी 110 लेवल्स पर था, अभी स्टॉक 310 लेवल्स पर है, जिसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में भी 160% का अपमूव देखने को मिला है तब से अब तक। यानी डिविडेंड और स्टॉक मूव को कंबाइन करें तो अराउंड 313 रुपीज़ पर शेयर का शेयर होल्डर्स को मुनाफा हुआ है, वर्सेस डी लिस्टिंग प्राइस जो केवल 87.5 रुपीज़ पर शेयर पे थी। वेदांता
की डेट पोजीशन की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि जो डिविडेंड दिया है उसके चलते कंपनी की नेट डेट पोजीशन डिटीरियोरेट हो सकती है। फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कंपनी की नेट डेट 11,000 करोड़ से बढ़ी थी। सेकंड क्वार्टर के एंड में कंपनी की नेट डेट अराउंड 33,000 करोड़ के आसपास थी और अभी इस डिविडेंड के चलते अराउंड 6,500 करोड़ का कंपनी को आउटफ्लो हो सकता है और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है कि शायद कंपनी की नेट डेट पोजीशन अभी और भी डिटीरियोरेट हो सकती है। इनफैक्ट वेदांता रिसोर्सेज जो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है उसके आउटफ्लो और उनको जो डेट रीपेमेंट्स होते हैं उस पर भी वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड क्वांटिफाई होता है, लेकिन अभी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वो एक कंसर्न नहीं है और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है कि जो डिविडेंड का अमाउंट वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट कंपनी है उनको मिलेगा वो सेमीकंडक्टर बिजनेस में जो फोरे किया है कंपनी ने उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वेदांता पर एक नोट भी आई है जहां सिटी ने अपनी सेल की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 235 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि डिविडेंड यील्ड अभी भी वेदांता पर काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम बिजनेस पर उनका आउटलुक म्यूटेड है और उसी के चलते उन्होंने सेल की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 235 रुपीज़ पर शेयर का। बिल्कुल, शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये वेदांता के डिविडेंड से जुड़ा एक जानकारी हमने आपको दी। शेयर धारकों को डिविडेंड के जरिए काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर वेदांता में हुआ है और आगे हम देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं कंपनी के। लेकिन डिविडेंड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में हमने एक खास रिसर्च की और ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है और कौन है डिविडेंड किंग। इस पर एक खास रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, डिविडेंड एक थीम है, बहुत इंटरेस्टिंग थीम है और सबसे पहले जो है आपको ऑफ कोर्स पीएसयूज ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए या आरईआईटी ले लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है निवेशकों को। आगे जाते हुए सीएससी भी एक टाइप से एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो डिविडेंड आई है वो बहुत अच्छे आए हैं, स्पेशली आप क्या कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट। और आगे जाते हुए जो है ऑफकोर्स महंगाई के समय जो है डिविडेंड थीम स्टॉक जो है प्रेफरेंस में आते हैं। लेकिन ये कौन से 10 अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पर अगले 12 महीने में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड आने वाला है? तो सबसे पहले लिस्ट में आता है ऑफ कोर्स वेदांता रहेगा, हिंदुस्तान जिंक रहेगा। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है अनुमानित यील्ड एक्सपेक्टेड है, अगर आप 100 रुपये बात करते हैं तो 16 रुपये से 11 रुपये आपको मिल सकते हैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में। एनएमडीसी, ओएनजीसी जैसे दिग्गज शेयर्स है। फिर ऑयल इंडिया, आईओसीएल, कोल इंडिया में भी जो है 9% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है डिविडेंड यील्ड का। और इसके अलावा एंड में मैं बात करूँ तो उसमें सीएससी, बीपीएल और नाल्को भी आएगा। बट आगे जाते हुए जो है कौन से इंडिसेस में जो एवरेज यील्ड सबसे ज़्यादा है, तो स्मॉल कैप इंडिसेस देखें तो यहाँ पे 3% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड आ रही हैं। अब ये तो बात हुई डिविडेंड यील्ड की। अब हम बात करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए। इसका मतलब है कि कंपनी जो है अपनी कमाई से कितना ज़्यादा डिविडेंड पे आउट देती है और ये पॉसिबल इसलिए होता है कमाई से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट देना क्योंकि वो रिजर्व से पैसा निकाल के देते हैं। और यहाँ पे आप 3 साल के औसत के एवरेज देखें तो देखेंगे कि बाटा जो है 2 रुपया, जो अगर आप 1 रुपये का मुनाफा हुआ तो 2 रुपया जो है बांटती है डिविडेंड पे आउट से 3 साल के एवरेज में। फिर सोना BLW आता है, यहाँ पे भी 2 रुपये देखने मिले। और फिर कंजम्पशन नेम्स आ जाते हैं, नेस्ले ले लीजिए, HUL ले लीजिए, ब्रिटानिया ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है एक अच्छी पे आउट डिविडेंड की दिखने मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये डिविडेंड थीम देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक थीम प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनियों के नाम हमने आपको बताए, इनके नाम कहीं नोट डाउन कर लीजिए, नज़र रखिए इन कंपनियों पर क्योंकि डिविडेंड के जरिए ये अपने जो शेयर धारक है, इन्वेस्टर्स है, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा इन कंपनियों में मिल रहा है। फंडामेंटल्स हम वेदांता के समझे, एक बार एक चार्ट चेक ले लेते हैं। स्नेहा, वेदांता इन स्तरों पर कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? अगर एंट्री लेना हो किसी को तो क्या ये स्तर सही है? अगर आप पूछा देखें, आप रिसेंटली जो अपमूव आई है उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। अभी काफी समय से ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस जरूर है इसमें 325 327 के आसपास। तो जब भी ये क्रॉस होता है तो इसमें एक अच्छी मूव आ जाएगी। तो अभी के लिए अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो दे कैन एनीवेज डू इट। एक स्टिक स्टॉप लॉस जो है दैट शुड बी अराउंड 298 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। Level to watch out on the higher side will be 327. वेदांता पर आपको दे दी गई है। सचिन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सचिन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको?
नमस्कार सर। जी। सर मुझे ये पूछना है, मेरे पास वोडाफोन आइडिया का शेयर है 15,000। 15,000 शेयर आपके पास है 10 रुपए के भाव पर, और ये 10 रुपए 3 पैसे में भाव में है। 10 रुपए 20 पैसे के भाव पर, 30 पैसे के। हाँ। ठीक है शर्मिला जी, कल ही अभी टेलीकॉम सब्सक्राइबर के आंकड़े आए थे, 40 लाख ग्राहक फिर से वोडाफोन के कम हो गए और ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा है। वोडाफोन लगातार अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है, अपने कस्टमर्स लूज कर रही है और इसके बेनिफिशियरी हैं साफ तौर पर जियो सबसे ज़्यादा और इसके अलावा भारती एयरटेल। वोडाफोन कोई सेंस बनता है अभी भी शेयर में निवेशित रहने का? 10 की खरीद है, 8 रुपए के आसपास का भाव है, थोड़ा नुकसान तो होगा लेकिन क्या निकल जाना चाहिए अब? मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि 2-3 बड़ी वजह है। एक तो वजह जो आपने बताई कि दे आर लूजिंग सब्सक्राइबर्स, और अगर आप ये भी सोचे कि हाँ उनको एक लाइफलाइन दी गई थी और उनके जो लोन्स थे वो आगे ढकेल दिए गए थे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज के वो कैसे वो पैसे बना सकते हैं कि दैट दे कैन मीट दैट ह्यूज इंटरेस्ट बर्डन अगर वो सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर आप नतीजे भी देखेंगे तो एबिटा लेवल पर काफी ठीक ठाक प्रदर्शन है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एबिटा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यानी प्रॉफिट है नहीं, बड़ा लॉस है, और वो इसी वजह से है कि दे आर नॉट एबल टू सर्विस द इंटरेस्ट दैट दे हैव टू पे एवरी क्वार्टर। और मेरे हिसाब से थर्ड बड़ी वजह ये है कि व्हाइल आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन टेलीकॉम एज अ सेक्टर, अगर आप देखेंगे इस सेक्टर को तो ये काफी कैपिटल इंटेंसिव है और इसमें आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा टू स्टे रेलिवेंट। तो जैसे फिलहाल जो 5G का ऑप्शन हुआ उसमें भी हमने देखा कि सबसे कम स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया होगा वोडाफोन ने, और हम देख ही रहे आई थिंक जो बम्बई और ये बड़े शहरों में है वो तो इस चीज को महसूस ही कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस की उनका नेटवर्क जितना पहले था उतना अच्छा अब नहीं है और काफी दिक्कतें आ रही है लोगों को, और इसी वजह से आई थिंक सब्सक्राइबर्स आर लीविंग देम एंड जॉइनिंग सम अदर टेलीकॉम प्रोवाइडर। तो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव तो जरा भी नहीं मुझे लगता है कि उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट इट्स अ पेनी स्टॉक, और मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका नजरिया कुछ और है। तो एज अ रूल आई डोंट रियली कमेंट ऑन stocks which are 10 rupees और नहीं सही बात है शर्मिला जी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और आपने बिल्कुल सही ढंग से उसको पॉइंट आउट भी किया। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की दिक्कत है, वो सारी चीज़ें हैं, कहने के मन में भी होता है कि कब जाके कहाँ पर ऑपरेशन कंपनी के बंद हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें निवेशक के मन में ज़रूर चलती हैं। और जो आपने बैलेंस शीट की बात की वो तो जग जाहिर है, वहाँ पर चीज़ें लगातार चुनौतीपूर्ण हो रही कंपनी के लिए। तो सलाह ये है कि वोडाफोन से अभी आप निकल दीजिए, इससे कनेक्शन काटने का ये सही समय होगा। चलिए